हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी पाठशाला। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर जो है रैशनल नंबर्स वो लेने वाले हैं। तो रैशनल नंबर्स चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़े थोड़े जो बेसिक टर्म्स है मैं आपको वो सब समझा देता हूँ। स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये कि इस लेक्चर में मैं कोई भी किताबी भाषा या किताबी डेफिनेशन का प्रयोग नहीं करने वाला हूँ, यानी कि मैं आपको बहुत ही सिंपल और एकदम क्रिस्प लैंग्वेज में आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। तो आप तो यहाँ पे मैं कुछ भी मतलब किताबी डेफिनेशन वगैरह इसका प्रयोग नहीं करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर्स जो हमारा पहला चैप्टर है क्लास 8 का, सबसे पहले टर्म आती है नेचुरल नंबर्स। अब भैया नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर नथिंग बट, इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर्स में जैसे कि हमारा आ गया 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सब जो है नेचुरल नंबर्स के अंदर आते हैं। इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, तो जो नेचुरल नंबर्स है इनको काउंटिंग नंबर्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका हम उपयोग काउंटिंग करने में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें यहाँ पे रख दूँ, जैसे कि यहाँ पे पेंसिल है, ये पेन है, और यहाँ पे जो है इसका ढक्कन हमने रख दिया है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पे रखी है। अगर मैं किसी छोटे बच्चे को आके बुलाऊँ और उसके कहूँ कि यहाँ पे कितनी चीज़ें रखी है काउंट करो, तो वो कैसे काउंट करेगा? ऐसे ही ना, 1, 2, 3 ऐसे ही काउंट करेगा ना, 1, 2 जितने भी चीज़ें वो ऐसे गिनेगा। इसलिए हम इस नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। और एक बात हम ध्यान रखें कि काउंटिंग करते वक्त कभी भी हम जीरो का प्रयोग नहीं करते। जीरो का इस्तेमाल हम काउंटिंग करते वक्त कभी भी नहीं करते, इसीलिए नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता है। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, नोट करने वाली बात है कि नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो जो है वो कभी भी नहीं आता है। नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो कभी भी नहीं आता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो नहीं आता है, सब क्लियर है। बाकी सब जो आते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिट, ये सब नेचुरल नंबर्स के अंदर आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं होल नंबर्स। ठीक है, अब होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स आर नथिंग बट नेचुरल नंबर्स बट इंक्लूडिंग ज़ीरो। ठीक है, होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स ही है, पर इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें हम ज़ीरो को भी ऐड करते हैं, ज़ीरो को भी यहाँ पे गिनना पड़ता है। तो ज़ीरो से लेके जितने भी 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिट, ये सारे के सारे होल नंबर्स के अंडर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था ऊपर नेचुरल नंबर्स में कि यहाँ पे ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करना है। जब ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे तब नेचुरल नंबर्स वो कहलाएंगे, और जब हम इस 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिट के साथ हम ज़ीरो को इंक्लूड करेंगे तब वो होल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया होल नंबर्स। इसके बाद हम आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स स्टूडेंट्स आपने देखा ही होगा, मतलब अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि नंबर लाइन के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, नंबर लाइन। ठीक है, मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन बना देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे बीच में ज़ीरो होता है, यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 मतलब इन्फिनिट तक। ठीक है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स मतलब क्या है? इंटीजर्स में ज़ीरो भी आता है, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स मतलब 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिट, ये सब भी आते हैं, प्लस यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि -1, -2, -3, -4 टू। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सारे को मिला के हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं? पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। इंटीजर्स में देखो ये जो है ये पूरे के पूरे हो गए पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो भी इसमें आता है, और जो सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स है वो भी इसमें आते हैं। तो इंटीजर्स में क्या क्या आता है? पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ज़ीरो आते हैं, और नेगेटिव नंबर्स आते हैं। अब हम आते हैं रैशनल नंबर्स पे, जो कि हमारा एक्चुअल में चैप्टर है। ठीक है, रैशनल नंबर्स पे हम आते हैं। तो रैशनल नंबर्स में तो देखो, रैशनल नंबर्स इज़ नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। ठीक है, समझ में नहीं आया मैं फिर से बताता हूँ। ठीक है, रैशनल नंबर्स में एक बात आपको पहले चलो आपको किताबी डेफिनेशन जो है वो बता देता हूँ। यहाँ पे मैं किताबी डेफिनेशन इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि शायद आपको एग्जाम में, यूनिट टेस्ट में कभी पूछ ले, तो आपको आनी चाहिए कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स। 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए शायद पूछ भी सकता है, तो इसीलिए मैं फॉर सेफर साइड मैं यहाँ पे डेफिनेशन भी लेके आया हूँ। तो जब भी रैशनल नंबर्स क्या है आपको पूछा जाएगा तो आप कहेंगे अ नंबर विच कैन बी रिटन एज P/Q फॉर्म। अब ये P/Q फॉर्म क्या है बताता हूँ मैं आगे। वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स।
अब इस डेफिनेशन को मैं आपको समझाता हूँ। तो अ नंबर विच कैन बी रिटर्न एज, मतलब एक ऐसा नंबर, कैसा, ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पी बाई क्यू फॉर्म मतलब फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे 2/3 हो गया। अब जो 2/3 है वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। मतलब देखो यहाँ पे 2 जो है वो, इसको हम एज पी बोल सकते हैं और 3 को हम एज क्यू बोल सकते हैं। तो हो गया ना ये पी बाई क्यू फॉर्म। और यहाँ पे देखो आगे क्या लिखा है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, मतलब कि यहाँ पे जो ऊपर जो नंबर है और नीचे जो नंबर है वो दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। ऊपर जो नंबर होता है इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं। मतलब जो अपॉन वाली लाइन होती है ना, इसके ऊपर जो नंबर होता है ना, इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर, ठीक है। और जो नीचे जो नंबर होता है, नीचे जो नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पे 3 है अपना, तो इसको हम कहेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो दोनों भी इंटीजर्स होने चाहिए। मतलब कि मैंने आपको यहाँ पे बताया ना ऊपर कि इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स होने चाहिए। और जहाँ पे जो क्यू है, ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे जो नीचे क्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो नीचे नंबर आएगा, डिनोमिनेटर में जो नंबर आएगा नीचे, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी चलेगा बट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन रैशनल नंबर्स की। अब रैशनल नंबर्स में क्या क्या आता है, रैशनल नंबर्स में आपको बताता हूँ। रैशनल नंबर्स में एक तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, सारे के सारे नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, इसमें 0 भी आपका आ जाएगा। और जो फ्रैक्शंस होते हैं, जो फ्रैक्शंस होते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे। तो ये सब रैशनल नंबर्स के अंडर आता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए। अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर पे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर, ये भी बहुत ही ईजी सा टॉपिक है। मैं आपको जल्दी जल्दी इसके बारे में भी बताता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी वैसे आपके टेक्स्ट बुक में ना वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखे हुआ है। मतलब आप अगर टेक्स्ट बुक खोल के देखेंगे अपनी, तो उसमें ना ऐसे लिखा है, मतलब A+B इक्वल टू C, वेयर A शुड बी रैशनल, B शुड बी रैशनल, देन C विल बी ऑल्सो रैशनल, ऐसा लिखे हुआ है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल्स का उपयोग, मतलब वेरिएबल्स का यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे ना आपको एकदम नंबर्स के एग्जाम्पल से आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, क्योंकि मेरा मतलब ऐसा अनुभव है कि बच्चों को वेरिएबल्स कम ही समझ में आते हैं, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी में भी एडिशन वाला केस हम देख लेते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ 2/3, ठीक है, 2/3 हम ले लिया, और 2/3 प्लस मैं कर लेता हूँ 6/3, ठीक है। 2/3 प्लस 6/3। अभी बच्चों यहाँ पे जो 2/3 है ये तो रैशनल नंबर है, हमें पता ही है, क्योंकि फ्रैक्शंस भी रैशनल नंबर में इंक्लूड होते हैं। और जो 6/3 है ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि ये भी एक फ्रैक्शन है, तो ये भी रैशनल नंबर में इंक्लूड हुआ है। और रैशनल नंबर की क्या क्या कंडीशन थी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटीजर होना चाहिए। तो 6 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है। और नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 0 नहीं है, 3 है। यहाँ पे भी देखो ऊपर न्यूमरेटर में 2 है जो कि इंटीजर है, नीचे डिनोमिनेटर में 3 है जो कि इंटीजर है, और नीचे 0 नहीं है, यहाँ पे देखो 3 है। तो हमारे सारे के सारे जो क्राइटेरियाज हैं रैशनल नंबर के वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए ये दोनों के दोनों भी रैशनल नंबर है, ठीक है। अब अगर हम इसको ऐड करें तो क्या निकल के आता है, आंसर आता है हमारा 8/3। अब जो 8/3 है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अपना न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं कि 8 है, ये एक इंटीजर है, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे 3 है, ये भी एक इंटीजर है। और जो अपना डिनोमिनेटर है वो है नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 3 है, तो ये भी एक रैशनल नंबर हुआ। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहते हैं कि अगर हम किसी एक रैशनल नंबर को, जो कि है अपना 2/3, इसको अगर हम किसी दूसरे रैशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे, तो किसी एक रैशनल नंबर को हम किसी दूसरे रैशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ एडिशन, ठीक है। बहुत ही सिंपल और ईजी है, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी हम सब्ट्रैक्शन का केस देखेंगे। अभी हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी आप देख सकते हैं, यही 2 एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है। तो 2/3 माइनस
6/3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -4/3। अभी माइनस कैसे आया, ये सब तो आपको पता ही होगा ना, आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि माइनस कैसे आया। देखो, जब भी हम किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर से माइनस करते हैं तो जो बड़े नंबर का साइन है वो यहाँ पे आ जाता है सब्ट्रैक्शन के बाद, ठीक है। तो ये फिलहाल इंटीजर्स का पार्ट है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 2/3 है ये भी एक रैशनल नंबर है, हाँ है। 6/3 भी एक रैशनल नंबर है, हाँ है। और जो इसका रिजल्ट आया है -4/3 ये भी एक रैशनल नंबर है। कैसे 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 -4 भैया कैसे रैशनल नंबर हो? देखो, -4 इसलिए ऐसे रैशनल नंबर हुआ कि हमने देखा था कि रैशनल नंबर में जो ऊपर है न्यूमरेटर में वो एक इंटीजर होना चाहिए, और मैंने पहले ही आपको बताया कि इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। तो इस हिसाब से ये जो है -4 ये एक इंटीजर हुआ, और जो 3 है वो तो इंटीजर है ही, और जो नीचे डिनोमिनेटर में वहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 3 है। तो इसलिए ये अपने सारे क्राइटेरियाज को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये रैशनल नंबर हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो हमने पहला रैशनल नंबर लिया ये, दूसरा रैशनल नंबर लिया ये, और इन दोनों को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा जो आंसर आया वो भी एक रैशनल नंबर आया। तो सब्ट्रैक्शन में भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। इसके बाद हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में हम चलते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में, अब मल्टीप्लिकेशन में भी हम यही दो ले लेते हैं एग्जाम्पल हमारे, जो कि है 2/3 इंटू 6/3, ठीक है। यही दो एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो, इसको अगर हम करेंगे मल्टीप्लाई 2/3 इंटू 6/3, तो 2/3 एक रैशनल नंबर है, हाँ है। 6/3 एक रैशनल नंबर है, हाँ है। तो इसको अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 9। 12/9 क्या है, क्या 12/9 एक रैशनल नंबर है? चेक करते हैं। ये जो ऊपर न्यूमरेटर में बैठा है 12, क्या ये इंटीजर है? हाँ है। तो देखो, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा 9 है जो डिनोमिनेटर में बैठा है, क्या ये एक इंटीजर है? हाँ है, 9 भी एक इंटीजर है। और जो नीचे डिनोमिनेटर में बैठा है वो इक्वल टू 0 है क्या? नहीं, इक्वल टू 0 नहीं है, यहाँ पे तो 9 है। तो तीनों की तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए 12/9 ये भी एक रैशनल नंबर ही हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जब हम किसी एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट आता है मल्टीप्लिकेशन में वो भी एक रैशनल नंबर ही आता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब हम आते हैं डिवीजन पे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं डिवीजन पे, ठीक है। डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है क्या, तो हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और एक एग्जाम्पल के हिसाब से एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि जैसे कि हमने ले लिया 15 डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या आ रहा है इसका आंसर? इसका आंसर आता है 5। तो क्या 15 एक इंटीजर है? हाँ है, ठीक है। 15 जिसके नीचे कोई नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। जिसके नीचे कोई नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ये आपको पता ही होगा। तो क्या जो ऊपर न्यूमरेटर में है वो एक इंटीजर है? हाँ है। डिनोमिनेटर में जो है वो कोई इंटीजर है? हाँ है, ठीक है। तो ये एक रैशनल नंबर है। क्या यहाँ पे 3 जो ऊपर न्यूमरेटर में बैठा है क्या ये इंटीजर है? हाँ है। जो 1 नीचे बैठा है क्या वो एक इंटीजर है? हाँ है। और ये जो नीचे बैठा है वो नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो हाँ 3/1 भी एक रैशनल नंबर है। और जो आंसर हमारा आया वो भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करने पे हमें एक रैशनल नंबर यहाँ पे तो मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अगर मैं इसको 15 को डिवाइड करता हूँ 0 से, तो हमारा आंसर क्या आता है? तो हमारा आंसर जो है वो आता है नॉट डिफाइंड। हमारा आंसर जो है वो नॉट डिफाइंड आता है। यहाँ पे देखो 15 एक रैशनल नंबर है, हाँ है। 0 भी है, हाँ है। पर यहाँ पे जो आंसर है वो नॉट डिफाइंड आ रहा है, कोई रैशनल नंबर नहीं आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे आप नोट कीजिए, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल टू डिवीजन, ठीक है।
क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू डिवीजन। अब आप बोलोगे कि ये तो सिर्फ एक ही केस में नॉट एप्लीकेबल है, बाकी सारे केसेस में जो है डिवीजन फॉलो कर रही है क्लोजर प्रॉपर्टी को। लेकिन बेटा प्रॉपर्टी में ऐसे ही होता है, किसी एक की वजह से भी अगर बात बिगड़ जाए तो हम उसे कंसिडर नहीं करते, तो इसीलिए डिवीजन में उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब बहुतों को कन्फ्यूजन होगा कि सर मल्टीप्लिकेशन में अगर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई किए तो देखो नो, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हमने ऊपर ही देखा था। देखो अगर मैं 2/3 को 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2/3 रैशनल नंबर है, हाँ है। 0 एक रैशनल नंबर है, हाँ है। यहाँ पे आंसर भी हमारा रैशनल नंबर आ रहा है, नॉट डिफाइंड नहीं आ रहा है। आंसर में भी हमारा रैशनल नंबर ही आंसर आ रहा है, इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में वैलिड है, जबकि हम अगर 0 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वैलिड है। लेकिन यहाँ पे जो डिवीजन में हमने देखा, यहाँ पे आंसर नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो इसीलिए डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से ना आपको एक वर्ड याद रखना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब भी आएंगी आपको एक वर्ड हमेशा याद रखना है, जो कि है ऑर्डर। ठीक है, अब ये ऑर्डर क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ऑर्डर क्या है। ठीक है, ऑर्डर ये वर्ड आपको याद रखना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम पहले देखते हैं एडिशन में कैसे एप्लीकेबल है। ठीक है, एडिशन में हम पहले देख लेते हैं कि ये कैसे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो एडिशन में वही दो एग्जाम्पल हमने जो लिए थे पहले वही हम लेंगे। ठीक है, जो कि है 2/3 प्लस 6/3। सो 2/3 प्लस 6/3 क्या है, आंसर क्या आ रहा था हमारा 8/3। सही है। अब देखो अगर मैं 6/3 को पहले लिखूँ और 2/3 को बाद में लिखूँ, लिख के देख लेते हैं। 6/3 को पहले लिखा है और 2/3 को बाद में लिखा, तो भी हमारा आंसर 8/3 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी दो रैशनल नंबर का ऑर्डर चेंज करके उनको ऐड करते हैं तो जो उनका फाइनल रिजल्ट है उस पर कोई भी फर्क नहीं आता है। फिर से बताता हूँ, किसी भी दो रैशनल नंबर का हम ऑर्डर चेंज करके उन्हें ऐड करते हैं तो भी हमारे आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2/3 हमने पहले लिया था, 6/3 बाद में लिया था, तो भी आंसर हमारा 8/3 आया। और यहाँ पे 6/3 हमने पहले लिया, 2/3 बाद में लिया, तो भी हमारा आंसर 8/3 ही आया है। तो इसमें एडिशन में तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में एप्लीकेबल है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में एप्लीकेबल है। यहाँ पे मैं ऐसे टिक कर रहा हूँ, मतलब प्रॉपर्टी एडिशन में एप्लीकेबल है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन पे। ठीक है, इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन पे आ जाते हैं। तो सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं भाई, सब्ट्रैक्शन क्या कहता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में आप वही दो एग्जाम्पल हमारे हैं। मैं एग्जाम्पल चेंज नहीं करना चाहता ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैं दो ही एग्जाम्पल के साथ पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहले हम लिखेंगे 2/3 माइनस 6/3। इसका आंसर हमारा आ रहा है -4/3। ठीक है, और अब अगर हम 6/3 को पहले लिखें, 6/3 को हम पहले लिखेंगे और 2/3 को बाद में लिखेंगे, तो हमारा आंसर आता है 4/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमने किसी भी दो रैशनल नंबर का ऑर्डर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में अगर हम चेंज कर दे तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो आंसर आ रहा है हमारा -4/3, यहाँ पे आंसर आ रहा है 4/3, जो कि सेम नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हमने 2/3 लिया, -6/3 किया, तो -4/3 आंसर आ रहा है। अगर मैं 6/3 को पहले लिख दूँ, 2/3 को बाद में लिख दूँ, तो आंसर मेरा पॉजिटिव आ रहा है, मतलब आंसर हमारा अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे -4/3 आ रहा है, तो यहाँ पे 4/3 आ रहा है। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्रॉस कर रहा हूँ, मतलब सब्ट्रैक्शन क्या है, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैं आ जाता हूँ मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पे हम आ जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पे आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में वही दो एग्जांपल हमारे 2/3 इंटू 6/3, क्या आंसर आएगा इसका 12/9। ठीक है, और अगर मैं 6/3 को पहले लिखूँ और 2/3 को बाद में लिखूँ, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा
12/9। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं 2/3 को पहले लिखूँ 6/3 को बाद में लिखूँ तो भी हमारा आंसर 12/9 ही आ रहा है, और अगर मैं 6/3 को पहले लिखूँ 2/3 को बाद में लिखूँ तो भी मेरा आंसर 12/9 ही आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर में मेरे कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। अगर मैं ऑर्डर को चेंज करता हूँ तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन फॉलोस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद हम डिवीजन का केस लिख सकते हैं। डिवीजन का केस बहुत ही छोटा सा है, इसलिए मैं इसको इतनी ही जगह में कवर करूँगा। डिवीजन, ठीक है, डिवीजन का केस आता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिवीजन में वही दो एग्जांपल, अगर मैं 15 डिवाइडेड बाय 3 करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 5। सही है, लेकिन मैं अगर 3 डिवाइडेड बाय 15 करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 1/5। क्या आता है? 1/5। तो यहाँ पे आंसर देख सकते हैं आप, अलग हो गया। ऑर्डर चेंज करने से हमारा आंसर जो है वो अलग हो चुका है। यहाँ पे पहले 15 लिया, बाद में 3 लिया तो आंसर आ रहा है 5। पहले 3 लिया, बाद में 15 लिया तो आंसर आ रहा है 1/5। तो यहाँ पे हमारा आंसर पूरा का पूरा चेंज ही हो गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि डिवीजन डज नॉट फॉलोस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो डिवीजन क्या था, मैंने क्रॉस लगा दिया। तो ये थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे विथ नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसी है कि देखो, पहले मैं आपको एडिशन में बता देता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़े से सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, फ्रैक्शंस नहीं लेता हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया 10, 20 एंड 30। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है कि आप किसी भी दो नंबर को एक साथ क्लब कर लो और तीसरे नंबर को अलग रखो। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 और 20 को साथ में रखता हूँ, तो 10 + 20 इनको एक ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस 30 को मैंने अलग डाल दिया। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? तो बोर्ड मास के हिसाब से पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रैकेट जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 + 20 यहाँ पे आ जाता है 30, और ये 30 एज इट इज़ नीचे का नीचे, 30 + 30। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ रहा है? 90। सही है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, 20 और 30 को साथ में रखता हूँ और 10 को अलग रखता हूँ। ठीक है, अब मैं 20 यहाँ पे नीचे करता हूँ, मैं 20 और 30 को साथ में रखता हूँ, 20 और 30 को मैं साथ में रखता हूँ और 10 को मैं अलग रखता हूँ। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 30 + 20 कितना आ रहा है? सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, सॉरी बच्चों। यहाँ पे 30 + 30 60 आएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे 30 + 30 60 आएगा, सॉरी। यहाँ पे हम आते हैं फिर से हमारे प्रॉब्लम पे। तो 20 + 30 क्या आता है? 50, और 50 + 10, ठीक है, 50 + 10 क्या आता है? 60। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ऊपर हमारा आंसर 60 आया, नीचे भी हमारा आंसर 60 आया। अब हम एक काम करते हैं, अभी हम 20 और 30 को भी साथ रखा, अब हम 10 और 30 को साथ में रखते हैं, 20 को अलग रखते हैं। तो हम 10 + 30 को साथ में रखते हैं, 20 को अलग रखते हैं। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 10 + 30 आ जाता है हमारा 40, 40 + ये 20 नीचे एज इट इज़, और ये आ जाए हमारा आंसर 60। तो आप देख सकते हैं कि तीनों भी केसेस में यहाँ पे भी आंसर 60 आया, यहाँ पे भी आंसर 60 है, यहाँ पे भी आंसर 60 है। बस हमने चेंज क्या किया, हमने ना दो नंबर का एसोसिएशन चेंज किया। एसोसिएशन मतलब दो नंबर को एक साथ, कौन से दो नंबर को एक साथ रखना है, बस वो चेंज किया है। जैसे यहाँ पे मैंने 10 और 20 को एक साथ रखा, 30 को अलग रखा, 20 30 को एक साथ रखा, 10 को अलग रखा, 10 30 को एक साथ रखा, 20 को अलग रखा। तो हमने बस जो एसोसिएशन है इनका, मतलब दो नंबर्स को एक साथ रखना और तीसरे को अलग रखना, बस इतना ही चेंज किया है। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तीनों भी टाइम हमारा आंसर जो है वो सेम ही निकल के आया, जगह 60 60 60। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि एडिशन जो है वो फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैं इसको टिक दे देता हूँ, जो कि दर्शाता है कि एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन पे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन पे हम आ जाते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी हम वही 3 एग्जांपल लेंगे, 10 20 30। ठीक है, 10 20 30। अब आप देख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन में पहले हम 10 और 20 को एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10 - 20 एक साथ और -30 अलग। ठीक है, तो 10 - 20 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आता है -10, और ये -30 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आएंगे माइनस की, तो यहाँ पे आंसर आ जाता है हमारा -40। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, 10 और 30 को एक साथ लेते हैं, 10 और 30 को एक साथ लेते हैं और 20 को माइनस करते हैं। तो 10 - 30 कितना आ जाएगा? -20, ये -20 आ जाएगा -40। ठीक है, कितना आ गया? -40।
इसके बाद हम 10 और 30 को भी साथ ले लिया। इसके बाद हम 20 और 30 को साथ ले लेते हैं। 20 माइनस 30, ठीक है, -10। 20 माइनस 30 कितना आ जाता है? -10। और ये भी 20 माइनस 30 कितना? -10। और ये -10 नीचे एज इट इज़, ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारा? -20। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने 10 और 20 को माइनस एक साथ लिया और माइनस किया और 30 को अलग रखा तो आंसर आ रहा है -40, ठीक है। 10 और 30 को भी जब हमने एक साथ लिया और -20 किया तो -40 आंसर आ रहा है। लेकिन जब हम 20 और 30 को एक साथ ले रहे हैं और -10 कर रहे हैं तो हमारा आंसर अलग आ रहा है, जो कि है -20। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, किसी एक में भी अगर गड़बड़ दिखे तो वो फॉलो नहीं करता है प्रॉपर्टी को, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन पे हम आ जाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम आए तो आप देख सकते हैं वही 3 एग्जाम्पल लेंगे हम, 10, 20, 30। तो पहले अगर मैं 10 और 20 को मल्टीप्लाई करूँ और फिर 30 को मल्टीप्लाई करूँ, मतलब 10 और 20 को मैं एक साथ रख रहा हूँ, 30 को अलग रख रहा हूँ, 10, 20 को एक साथ रख के 30 को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आंसर है? पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 20 इंटू 10 कितना आ रहा है? 200 इंटू 30। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 6000, ठीक है। इसके बाद हम 20 और 30 को एक साथ रखेंगे, ठीक है। 20 और 30 को हम एक साथ रखेंगे। 20 इंटू 30 और 10 को हम अलग रख देंगे, ठीक है। तो 20 इंटू 30 कितना आ जाएगा? 600 इंटू 10। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 6000, ठीक है। और इसके बाद हम 10 और 30 को एक साथ रखेंगे, 20 को अलग रखेंगे। तो 10 और 30 को मैं एक साथ रखता हूँ, 10 इंटू 30 इंटू 20 को मैंने अलग रख दिया। तो ये कितना आ जाएगा? 300 इंटू 20। तो ये भी मेरा आंसर आ रहा है 6000। मतलब आप देख सकते हैं कि तीनों भी केसेस में अगर हम किसी भी दो नंबर को एक साथ रखते हैं और तीसरे को अलग रखते हैं मल्टीप्लिकेशन में भी, तो हमारा आंसर जो है देखो 6000 6000 6000 सेम ही आता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम आ जाते हैं डिवीजन पे। इसके बाद हम आ जाते हैं डिवीजन पे। डिवीजन पे आ जाते हैं। डिवीजन के लिए मैं थोड़े से इजी एग्जांपल लेना चाहूँगा, जैसे कि हम ले लेते हैं 8, 4 और 2 को। आपको समझने में आसानी होगी इसलिए, ये जल्दी से डिवाइड हो जाएंगे इसलिए, ठीक है। सबसे पहले हम 8 और 4 को एक साथ लेते हैं। तो 8 डिवाइडेड बाई 4 और फिर ये डिवाइडेड बाई 2। 8 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2, एज इट इज़ नीचे। आंसर आ गया हमारा 1। अब हम 4 और 2 को एक साथ लेंगे। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 और 8 को अलग रखेंगे। 8 को हमने अलग रखा। 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना है? 2, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई 8, जो कि हमारा आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आता है 1/4। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर हमारा 1 आ रहा है, यहाँ पे आंसर हमारा 1/4 आ रहा है। तो जो कि अलग अलग आंसर है, इसलिए मैं कहूँगा कि डिवीजन ऑल्सो डज नॉट फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये हो गई हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़। तीन ही प्रॉपर्टी थी आपकी इसमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी। तो तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ हमने सीख ली है। बस अभी दो छोटे मोटे टर्म्स हैं, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। थोड़े छोटे मोटे टर्म्स जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। सबसे पहला टर्म है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 2/3 इंटू 1, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 2/3। और अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई और नंबर लेता हूँ, 6/8 ले लेता हूँ इंटू 1, मेरा आंसर क्या आ रहा है? 6/8। मतलब किसी एक रैशनल नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में भी वही रैशनल नंबर हमें मिलता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 6/8 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई, आंसर में भी हमें 6/8 ही मिल रहा है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यही है कि किसी भी एक रैशनल नंबर को हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में हमें वही रैशनल नंबर मिलता है। तो ये हो गई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लेता हूँ 2/8 इंटू यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 8/2, तो मेरा आंसर क्या आता है, यहाँ से ये 2 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऐसा है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो 2/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो यहाँ पे है 8/2, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 8/2 इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ व्हाट 2/8। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि अगर आपको किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होगा ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर हम किसी भी नंबर का निकालना होगा तो उसका रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं लेता हूँ 1/5, अब 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बस इसी का जस्ट रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 5/1। देख लिए इसका आंसर आप 1 आ जाएगा, ठीक है, कट फुट के 1 आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्लियर है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर मैं हिंदी भाषा में आपको एकदम इजी वे में बताऊँ तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी भी नंबर को, किसी एक नंबर को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि आंसर 1 आ जाए, ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। या फिर मैंने जो पहले बताया रेसिप्रोकल कर देना और 1 आना चाहिए, बस वो भी आपने याद रखा तो भी चलेगा। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसके बाद एक तीसरी भी टर्म है जो कि है एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स क्या है, एडिटिव इन्वर्स बहुत ही सिंपल है। जैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या था, किसी नंबर में हम किसी एक नंबर में हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि आंसर 1 आ जाए। एडिटिव इन्वर्स में ऐसा है कि किसी भी गिवन नंबर को, फॉर एग्जांपल 3 एक नंबर है, अब इसमें मैं कौन सा नंबर ऐड करूँ ताकि मेरा आंसर 0 आ जाए। 3 जो एक नंबर है हमारा, उसमें मैं कौन सा नंबर ऐड करूँ ताकि मेरा आंसर 0 आ जाए। तो अगर मैं 3 में प्लस करूँगा -3 को तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 - 3 और मेरा आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स वही नंबर होता है विद नेगेटिव साइन। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 4 का एडिटिव इन्वर्स निकालना है, 4 का क्या आएगा एडिटिव इन्वर्स, 4 का एडिटिव इन्वर्स अगर आपको निकालना है तो कुछ भी नहीं है, वही नंबर के आगे आप एक माइनस साइन लगा दो, तो 4 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो आ जाता है -4। फॉर एग्जांपल 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा, 5 का एडिटिव इन्वर्स अगर आपको निकालना है तो कुछ भी नहीं, उसी नंबर के आगे एक माइनस साइन लगा दो, -5। तो ये -5 है 5 का एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 2/3 का एडिटिव इन्वर्स बताओ, तो 2/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा, 2/3 का एडिटिव इन्वर्स आएगा -2/3, ठीक है। तो ये सिंपल सी कहानी थी एडिटिव इन्वर्स की। अब हम आते हैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। मैं जो आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ वो 2024-25 के एडिशन है, तो उस एनसीईआरटी के हिसाब से इस चैप्टर में आपको एक ही एक्सरसाइज जो कि एक्सरसाइज 1.1 और उसमें भी आपको 3 ही क्वेश्चन दिए, तो इन तीनों क्वेश्चन को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल लीजिए, आपको ज़्यादा ईजी फील होगा तो टेक्स्ट बुक आप अपनी खोल लीजिए। वहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है कि आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड, ठीक है, ऐसा कुछ आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहला जो प्रॉब्लम है इसमें हम देख सकते हैं -4/5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, अभी हमने वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो कि है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो आप प्लीज़ वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कीजिए, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कैसी है वो सब मैंने आपको बताया, तो प्लीज़ आप वीडियो को रिवाइंड कर दीजिए अगर आपको अभी भी डाउट आ रहा है, ठीक है। सेकंड जो हमारा प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं कि -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17। तो यहाँ पे देखो इन्होंने ऑर्डर चेंज कर दिया है, यानी कि पहले -13/17 को रखा यहाँ पे पहले -2/7 को रखा, तो बस ऑर्डर को चेंज कर दिया है। तो ऑर्डर से मैंने बोला था ऑर्डर शब्द से एक प्रॉपर्टी को याद रखना, तो वो प्रॉपर्टी कौन सी थी, वो थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद तीसरा प्रॉब्लम है, इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -19/29 इंटू 29/-19,
इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आप देख सकते कि इस नंबर का रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखा है, रेसिप्रोकल मतलब इस नंबर का उल्टा, और प्रोडक्ट करके हमको आंसर आ रहा है 1। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये होगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी का यहाँ पे उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले इन्होंने 1/3 को अलग रखा और 6 × 4/3 को एक साथ रखा, और उसके बाद में 1/3 और 6 को एक साथ रखा और 4/3 को अलग रख दिया। यानी कि किसी भी दो नंबर को एक साथ रख के तीसरे को अलग रख रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी दो नंबर को एक साथ रख के तीसरे को अलग रख रहे हैं, यानी कि किसी दो नंबर का एसोसिएशन कर रहे हैं, किसी भी दो नंबर का क्या कर रहे हैं, एसोसिएशन कर रहे हैं। इसलिए इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिखा तो नहीं है, पर आप अपने टेक्स्ट बुक में देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक फिलिंग द ब्लैंक्स है कि अ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज, आगे लिखा है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इसका आंसर तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। कैसे भैया, कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देखो, एक हमने रैशनल नंबर ले लिया 2/7, ठीक है, और हमने दूसरा एक रैशनल नंबर ले लिया जो कि है 4/7। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 8/49। 8/49 एक रैशनल नंबर है कि नहीं है, हाँ है। कैसे चेक करते भैया कि जो नंबर है वो रैशनल नंबर है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। मैंने वीडियो में पहले भी बताया, अभी भी फिर से आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं, हम सीख रहे हैं बेटा, कोई शर्म की बात नहीं है इसमें कि आपको बार बार किसी को आपको पूछ रहे हैं, तो कोई शर्म की बात नहीं है, मैं आपको बार बार नहीं 1000 बार बताऊंगा। ठीक है, अब 8/49 कैसे रैशनल नंबर हुआ, देखो सबसे पहले हमको ना जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर मतलब कौन होता है, जो अपॉन वाली लाइन होती है ना, इसके ऊपर जो बैठा है वो होता है न्यूमरेटर, और जो अपॉन वाली लाइन के नीचे बैठा होता है वो होता है डिनोमिनेटर। इसको अब मैं शॉर्ट ट्रिक अगर आपको बताऊँ तो इसको देखो, डिनोमिनेटर के स्पेलिंग में ना डी आता है, डी, और डी फॉर डाउन। ठीक है, डिनोमिनेटर के स्पेलिंग में डी आता है और डी फॉर होता है डाउन। तो यानी कि जो नीचे होगा वो होगा डिनोमिनेटर। ऐसे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि मैंने भी जब छोटा था तो ऐसे ही याद रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो होना चाहिए रैशनल नंबर। तो क्या एक रैशनल नंबर है, हाँ है। जो डिनोमिनेटर है वो भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। क्या 49 एक रैशनल नंबर है, हाँ है। लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि नीचे जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या 0 है, नहीं, यहाँ पे तो 49 है, तो ये भी हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। इसलिए हम कहेंगे 8/49 एक रैशनल नंबर है। इसी प्रकार से इस वीडियो लेक्चर को मैं एंड करता हूँ। प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए मेरे टीचिंग में, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आप अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों का भी बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।